पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 8 8वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब और सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात जारी रहेगी गज़ल पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा, फिर एक लतीफ़ा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। गज़ल के बारे में हम पिछले पॉडकास्ट में जो कुछ बयान कर चुके हैं, बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं। मतले के बाद के शेरों के मिसरों का काफ़िया मिलाना ज़रूरी नहीं, बस हर एक शेर के दूसरे मिसरे का काफ़िया ही मिलाया जाता है। ये मिसाल देखिए, मेरी वफ़ाएं याद करोगे, मेरी वफ़ाएं याद करोगे, रोओगे, फरियाद करोगे। अब अगले शेर पे गौर कीजिए। मुझको तो बर्बाद किया है, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे। आपने देखा कि यहाँ दूसरे मिसरे का काफ़िया मिलाया गया है। ये गज़ल तासीर की है। तासीर अमृतसर में ही पैदा हुए थे। अब एक दूसरी बात पे गौर करें। ये ज़रूरी नहीं कि बाकी के शेरों के लिए यही कायदा रहेगा। एक बानगी देखिए, आप में गुम हैं मगर सब की खबर रखते हैं, आप में गुम हैं मगर सब की खबर रखते हैं, घर में बैठे हैं ज़माने पे नज़र रखते हैं। नुक्ताची देखिए किस किस पे नज़र रखते हैं, हम भी ए दीदावरो ऐब हुनर रखते हैं। देखा आपने, यह गज़ल जमील मलिक की है। तो ये है मामला काफ़िया और रदीफ़ का। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। हुस्न काफ़िया भी कोई चीज़ है। यूं ही बस काफ़िया मिला देना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। दरकार ये है कि शेर में वो बात पैदा की जाए कि सुनने वाला उस बात की गहराई को न सिर्फ समझ जाए मगर उस खूबी की भी तारीफ़ करे जिस खूबी से वो बात कही गई है। मैं 2 मिसालें पेश कर रहा हूँ। अभी कमसिन हो रहने दो, कहीं खो दोगे दिल मेरा, तुम्हारे लिए ही रखा है, ले लेना जवां होकर। अब दूसरी मिसाल पे गौर कीजिए। गिर पड़ा जाम यूं हुआ महसूस, उनकी आंखों ने बद्दुआ दी है। शेर में जो बात कही गई है उसका वज़न देखा जाता है। शेर में वज़न न हो तो वो किस काम का। वो तो बस तुकबंदी से शर्त लगाने जैसा होगा। इतना समझ लेने के बाद अब बहर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। बहर 19 तरह की होती है। हम बहर के बारे में बात करेंगे मगर अगली किस्त में। चलते चलते एक बात और बता दूं, शेर को बैत भी कहते हैं। तो शायरी के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा।
کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر شیخ ابراہیم ذوق کے بارے میں۔ ذوق اور غالب ہم اثر تھے اور ان کی پیشاور عداوت مشہور ہے۔ مغل فوج کے ایک ادنا سپاہی کے بیٹے ذوق دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں انہیں چیچک ہو گئی اور بڑی مشکل سے جان بچی۔ ذوق کو حفیظ غلام رسول شوق کے مکتب بھیجا گیا جو شاعری میں ملوث تھے، اور یہیں ذوق کو شاعری کا ذوق حاصل ہوا اور انہوں نے ذوق آنکھ پہ آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ پہ آنکھ ہے لڑتی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں یہ جائے نہ اس جنگ و جدل میں مارا۔ ذوق مکتب میں اپنی پڑھائی تو پوری نہ کر سکے، مگر وہ اس زمانے میں دلی کے مشہور ادیب اور شاعر شاہ نصیر کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے اور ان کے شاگرد بن گئے۔ آگے چل کے ذوق مشاعروں میں شرکت کرنے لگے اور اپنے لیے نام پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ ذوق جو مدرسے کے بگڑے ہوئے ہیں ملا، ذوق جو مدرسے کے بگڑے ہوئے ہیں ملا، ان کو میخانے میں لے آؤ سنور جائیں گے۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے انہیں شاہی دربار میں انعام یافتہ شاعر مقرر کیا۔ 1854 میں ذوق کا انتقال ہو گیا اور انہیں دلی کالج کے میدان میں اجمیری گیٹ کے باہر دفنایا گیا۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے لکھنؤ کے باشندوں کا۔ آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ ایک تھے چچا جمن۔ ان کا اصلی نام کیا تھا وہ تو یاد نہیں، مگر اتنا یاد ہے کہ وہ بڑے روابدار تھے اور ان کا تعلق کسی نوابی خاندان سے تھا۔ سڑک سے اتر کر نہر کنارے کچھ دور جانے پر ایک مکان نظر آتا تھا۔ یوں تو عمارت اب کھنڈہر ہو رہی تھی، مگر دیکھنے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی زمانے میں اس کی رونق بہت بڑھی رہی ہوگی۔ چار دیواری نیچی تھی اور سڑک سے گزرتے اندر کا حال نظر آتا تھا۔ چچا جمن اکثر باہر آنگن میں چارپائی پہ ادلیٹے حقہ گڑگڑایا کرتے تھے۔ کوئی گزرتا تو دعا سلام کرتا جاتا۔ ہم بھی اپنے میاں جان کے سنگ وہاں سے آتے جاتے انہیں دیکھتے تو سلام کرتے۔ کبھی کبھار اندر بھی جا کر ہمارے والد ان کا حال چال لے لیتے۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں کہتے تشریف رکھیے، پھر دو چار باتیں کہہ سن کر کہتے صاحبزادے تو اب ماشاء اللہ کافی بڑے ہو گئے۔ وہ ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی بیگم برسوں سے بیمار رہتی تھیں۔ چچا جمن ہر کسی کی جتنی بن پڑے مدد کرتے تھے، ہر کسی کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے۔ ایک بار جب جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کی بیگم پچھلے ہفتے انتقال فرما گئیں۔ افسوس کے لیے جانا ہوا۔ چچا خاموش بیٹھے تھے۔ حقہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ کچھ معمولی باتوں کے بعد ہمارے دادا جان نے کہا کہ بھابھی جان کے چلے جانے کا بہت افسوس ہے، مگر اس بیماری سے کوئی چھٹکارا بھی نہ تھا، یوں ہی سمجھ لو کہ وہ چھٹکارا پا گئیں۔ یہ کہہ کر دادا جان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جمن چاچا نے بھری آواز میں کہا، اب تو بات کرنے کو بھی کوئی نہ رہا۔ کچھ ماہ گزرے اور چچا جمن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے برسوں بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے وقت کاٹنا جب کہ آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا بھی نہ ہو۔ ایک برہمن نے دور ایک دیے کی لو کو دیکھ کر ٹھنڈے پانی میں رات کاٹ لی تھی۔ آسرا بڑی چیز ہے۔
कम से कम उसको देख लेते थे, कम से कम उसको देख लेते थे। अब के सैलाब में वो पुल भी गया। एक बार लतीफ़ों का एक मुकाबला हुआ, बड़े बड़े लोग उसमें शरीक हुए। एक साहब ने ऐसा लतीफ़ा सुनाया कि सब कह उठे, ये तो लतीफ़ों का बादशाह है। मगर वो किस्सा फिर कभी। और साहिबान, आज एक लतीफ़ा सुनिए। एक नवाब साहब के यहाँ चोरी हो गई, काफ़ी कीमती सामान चला गया। घर पर पुलिस छानबीन कर रही थी और हाल पूछने वालों का मजमा लगा हुआ था। एक साहब बार बार दारोगा से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर दारोगा साहब उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। वो जनाब सबसे कह रहे थे कि वो इस चोरी के मुतल्लिक एक बहुत ही अहम बात जानते हैं। आखिर को दारोगा साहब ने उन्हें पूछ ही लिया, बताइए क्या बात बताना चाहते हैं आप। वो साहब बड़े ही गुपचुप अंदाज में दारोगा साहब को एक तरफ ले जाकर बोले, मुझे पक्के तौर पे ये बात मालूम है, बल्कि मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये काम किसी चोर का है। पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में अब वक्त है एक बेहतरीन शायरी का। आज के शायर हैं मुसहफ़। आज उनकी एक नज़्म पेश है। नज़्म का उन्वान है, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। तुम भी लोगों की कही बातों में आ जाती हो, एक लम्हे के लिए मुज़महिल हो कि यही सोचती हो कि शायद मेरे बचपन का वो साथी, वही पगला लड़का, वो भी अब भूल गया होगा मुझे। लोग कहते हैं कि धीरे धीरे वक्त हर ज़ख्म को भर देता है। बेसबब अपनी जफ़ाओं में पशेमान हो, लोग कहते हैं, मगर ऐसा होता तो नहीं। बड़ी खूब नज़्म है। मुझे इस पे अपना एक शेर याद आ गया। वक्त भर देता है हर ज़ख्म को लेकिन, वक्त भर देता है हर ज़ख्म को लेकिन, तुझे भुलाने में मेरी उम्र गुज़र जाएगी। सामीन, इस पॉडकास्ट का मकसद है उन तमाम लोगों से जुड़ने का जिन्हें उर्दू से मोहब्बत है, जिन्हें शायरी से लगाव है, जो अदब और आदाब में दिलचस्पी रखते हैं। ये पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल देव हिंदवी पर भी आप पा सकते हैं। जल्द ही ये आईट्यून्स पर भी मिलेगी। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने ख़याल भी ज़ाहिर कीजिएगा। इससे इस पॉडकास्ट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भूल मत जाइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको कोई बात, लफ्ज़ या मानी समझ ना आ रहा हो तो आप यूँ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो नीचे तबसरे यानी कमेंट के लिए जो जगह है वहाँ पर अपनी बात लिख दें, आपको जवाब मिलेगा। और हाँ, पेज और चैनल को पसंद यानी लाइक करने की इनायत भी ज़रूर फरमाइएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। आप खुश रहें, सलामत रहें, खुदा महफूज रखे हर बला से। तो दीजिए देव हिंदवी को इजाज़त। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी अगले एपिसोड में ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए शब बख़ैर।